friends, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our supplementary reader book An Alien Hand. आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th एन एलियन हैंड ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड देखिए, हैव यू हर्ड ऑफ द विकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने विकिंग मिशन के बारे में सुना है जो उनकी मार्स पे? तो द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब कि ये जो नासा है उस पर विकिंग मिशन हुआ था, जो कि कंपोज किया गया था दो स्पेस क्राफ्ट में, एक विकिंग 1 और एक विकिंग 2। इन दोनों की जो कंसिस्टिंग जो थी, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर। एक था ऑर्बिटर और दूसरा था लैंडर। ऑर्बिटर क्या होता है? जो कि चक्कर लगाता है ना मार्स के, वो होता है ऑर्बिटर। और लैंडर होता है जो कि धरती पर लौट के आते हैं, तो उसे कहते हैं लैंडर। तो ये दो टाइप के स्पेस क्राफ्ट थे। तो फिर देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मर्टन सरफेस एंड सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। अब ये क्या होता है, ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनमें क्या होता है, इमेजेस लेना है ना, सैंपल लेना, वहाँ के जितने भी मिट्टी होती है उसको सर्च करना, वहाँ की मिट्टी वगैरह। तो जितने भी साइन होते हैं इस तरीके के, जो पॉसिबल साइन होते हैं लाइफ से रिलेटेड, वो सारे के सारे सैंपल लिए जाते हैं। विकिंग 1 was launched on 20 अगस्त 1975। ये जो विकिंग फर्स्ट था वो लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स। और ये कहाँ पहुँचे? अराइव्ड हुआ था मार्स पर ऑन 19 जून 1976। मतलब कि ऑलमोस्ट कितना टाइम लग गया था? तो देखिए इसमें ऑलमोस्ट कितना टाइम लग गया था, पूरा साल भर लग ही गया था एक बार। ठीक है। विकिंग 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars। और जो विकिंग सेकंड था वो 9 सितंबर को लॉन्च किया गया था 1975 में, और उसने मार्स पर एंटर किया था ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976। ठीक है। तो उसने मार्स के जो ऑर्बिट, मतलब उसमें जो मार्स के ऑर्बिट में पर 7 अगस्त 1976 पर एंटर कर लिया था। ठीक है। बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा ऑन द मर्टन सरफेस, उसने क्या करा था कि वहाँ जो ये थे क्या नाम है इनका, विकिंग मिशन है ना, तो इन्होंने क्या करा था कि फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए थे। ठीक है। और कुछ साइंस से रिलेटेड डेटा जो थे उनको कलेक्ट कर लिया था उनकी सरफेस से। द टू लैंडर कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स टू लुक फॉर पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। अब इन्होंने ये जो कलेक्ट वगैरह करके जो 2 लैंडर्स थे जिन्हें 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट किए थे और देखा था लाइफ है कि नहीं, जो पॉसिबल साइन थे उनको। एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग microorganism in the soil near the landing sites. Now read the story. Tillu and his parents live beneath the surface of a planet under artificial conditions. टिल्लू और उसके पेरेंट्स जो थे वो जो मार्स के सरफेस, मतलब जो धरती थी उसके प्लैनेट के अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते थे। टिल्लू हैज़ heard all and read about the sun and the stars। टिल्लू जो था उसने सुना और पढ़ा ही था सन और स्टार्स के बारे में। He has never seen them। उसने कभी उन्हें देखा नहीं था, क्योंकि वो अंडरग्राउंड रहते थे, इसलिए उसने कभी भी स्टार्स और सन को देखा नहीं था। टिल्लू's father goes to work through a secret passage। जो पैसेज यानी यहाँ पे जो अंडरग्राउंड जो होता है उसको कहते हैं। तो टिल्लू के फादर थे वो हमेशा अपने काम के लिए सीक्रेट पैसेज में जाते थे। एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट। और जो टिल्लू था वो जानना चाहता था इन सब के बारे में।
तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आप लोग ओपन कर लीजिए 67। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, बट व्हाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू। अब देखिए यहाँ पे टिल्लू की मदर हैं, वो टिल्लू को से थोड़ा गुस्सा है और वो गुस्से में बोलती है कि तुम इतनी दूर मत जाया, क्यों जाते हो, उस रास्ते पर क्यों जाते हो, उससे पूछती हैं। तो वो टिल्लू जो होता है वो कहता है बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन डैडी वहाँ पर हर रोज़ क्यों जाते हैं? उसकी मदर तो उसे मना कर दी कि वहाँ उस रास्ते में मत जाया करो। तो वो कहता है कि टिल्लू कहता है कि मम्मा फिर डैडी क्यों जाते हैं रोजाना वहाँ पे उस रास्ते से? बिकॉज दैट इज़ हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि वह उनकी जॉब है टिल्लू, मदर बोलती हैं। दैट्स वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। अब यहाँ पे देखिए टिल्लू के फादर हैं, वो एक अंडरग्राउंड पैसेज से अकेले ही काम के लिए जाते हैं रोजाना। एंड एवरी डे, और रोजाना ही कैम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन से वापस आ जाते हैं। वॉट ले एट द एंड ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो। अब ये जो है जो रूट है, इसके बारे में केवल टिल्लू ही नहीं बल्कि जो मेजॉरिटी होती है, कम्युनिटी होती है, वो सब क्या करती है, जानना पसंद करेगी। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। टिल्लूज के फादर को एक कुछ ही, मतलब टिल्लू के फादर जो थे वो एक ऐसे थे जिनको सेलेक्ट किया था परमिट, और उन्हें परमिट दिया गया था उस रास्ते पर जाने के लिए। द अबव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father। अब यहाँ पे टिल्लू और उसकी जो मदर है उनके बीच में तो क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, इस बात पर बहस हो रही है टिल्लू के फादर उसके टिल्लू को लेकर कि वो वहाँ पे क्यों जाते हैं, वो भी तो जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी इन दोनों की बहस चल रही है। टुडे however was different, आज थोड़ा सा अलग दिन था। टिल्लू fathers was enjoying a siesta at home। टिल्लू आज क्या था कि टिल्लू के फादर इंजॉय कर रहे थे, घर पर रेस्ट ही कर रहे थे। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टिल्लू ने क्या कर रखा है, बड़ी मैनेज किया उसका सिक्योरिटी कार्ड उसने मैनेज कर लिया है, कैसे भी उसने अपने फादर का जो सिक्योरिटी कार्ड था वो ले लिया है। देन एविडेंट, मैं अब देखिए आगे क्या होता है। देन एविडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। अब जो टिल्लू है वो अपनी मदर्स की आइज से छिपते हुए टिल्लू उस फॉरबिडन जो अंडरग्राउंड जो रास्ता जाता था उसकी ओर चल देता है। अ मेटल डोर बेयर हिज एंट्री, उसको किससे, एक मेटल का दरवाजा होता है उससे एंट्री लेनी होती है। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट, एक मेटल डोर होती है वहाँ से एंट्री लेनी है, परंतु टिल्लू देखता है कि उसके फादर जो हैं वो सो रहे हैं और उनकी जो मैजिक कार्ड है वो स्लिप हो गया है, ठीक है, इनटू अ स्लॉट, उनके पास से ये जो मैजिक कार्ड है वो स्लॉट गिर गया है, स्लिप हो गया है। ही डिड द सेम एंड द एक मिनट टिल्लू हैड वॉच्ड, टिल्लू ने एक मेटल डोर होता है वहाँ पे एंट्री के लिए, टिल्लू ने देखा होता है कि उसके फादर जो होते हैं वो किस तरीके से मैजिक कार्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही डिड द सेम, उसने भी वैसा ही किया। एंड द डोर ओपन नॉइसलेसली, और जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है बिना आवाज़ किए। अ वेल लेट पैसेज सीम टू बैक ऑन हिम, अब क्या होता है कि उसके बाद वह वहाँ पे एक दीवार के पास में एक और होती है जो पैसेज होता है, ठीक है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैज कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, अब उसको दूसरा वहाँ पे एक और कार्ड मिलता है
जैसे ही वो क्या उस वॉल से जैसे वो एंट्री लेता है तो उस वहाँ एक वॉल से एक और कार्ड मिलता है. टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface the planet. अब देखिए वहाँ पे एक और कार्ड मिलता है तो वो उसको क्या करता है, जेंटली उठा लेता है और वह सीढ़ियों से उतरता हुआ क्या होता है, अंडरग्राउंड होकर सरफेस मतलब प्लेनेट की सरफेस की ओर चलने को तैयार हो जाता है. टिल्लू लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द सन. टिल्लू अब क्या कर रहा था, अब टिल्लू उस वहाँ पे सन को देखना चाह रहा था यदि वहाँ दिन हो तो. इफ़ इट वॉज डे टाइम, यदि डे टाइम हुआ तो वह टिल्लू क्या करेगा, सन को देख पाएगा. और द स्टार, और अगर नाइट हुई तो वह रात में स्टार को देख पाएगा. अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिसे उसने किताबों में पढ़ा था और सुना था. तो वह अब उनको सबको सामने देख पाएगा. बट अलास दैट वॉजंट टू बी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था. टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. Invisible mechanical devices has already detected and photographed the small intruder. अब टिल्लू जो था वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स से को जानता नहीं था. उसने क्या करा, उसकी जो मशीन होती है वहाँ पे जो डिवाइसेस होते हैं, मैकेनिकल डिवाइस वहाँ जो प्रेजेंट है, उन्होंने उसकी जो फोटोग्राफ ली, मतलब कैप्चर कर ली थी. और इस स्मॉल जो इंट्रूडर था उसकी फ़ोटोग्राफ ले ली थी और उसे कहाँ भेज दिया था, सेंट्रल ब्यूरो. उसे सेंड हिज पिक्चर टू सेंट्रल ब्यूरो व्हेन इट वाज थ्रोली चेक. किसे चेक करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो भेज दिया था. एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड एंड पैसेज a strong hand fell heavily on his shoulder. अब वो इस सब के लिए चलता, उससे पहले ही उसके कंधे पर किसी ने भरकम हाथ रखा. Gently but firmly he was escorted by the security staff back home to an anxious and angry mother. अब क्या होता है कि जैसे ही उसके शोल्डर पे हाथ रखा गया भारी भरकम, तो उसने देखा जेंटली, तो उसने क्या देखा कि एक सिक्योरिटी स्टाफ है जो कि उसे पीछे उसके खड़ा था और वह उसे कहाँ लेके गया, उसकी मदर के पास ले गया था और उसकी मदर उसको देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी. While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. जब वह वहाँ पे उसे स्कॉल्डेड मतलब रिसीव किया हेल्प के लिए से, तो उसे क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड था जो कि उसके लिए. लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग. तो उसकी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्से में थी, तो इस तरीके से उसको थोड़ी सी हेल्प की गई थी. तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं लेट मी एक्सप्लेन टू हिम, मुझे एक्सप्लेन करने दो. सैड हिज फादर, उसके फादर ने कहा. हु हैड जस्ट गॉट अप, जो कि एकदम से उन्होंने उसको समझाने के लिए कहा. इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच ए थिंग अगेन. यदि उसे थोड़ा थोड़ा समझाया जाए तो वह यह गलती दोबारा नहीं करेगा. ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, और वह उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं. अब क्या होता है, लिसन टिल्लू, I walk on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. Listen टिल्लू, अब उसके फादर समझा रहे होते हैं कि टिल्लू सुनो, जहाँ मैं वर्क करता हूँ उसके सरफेस पर क्या है कि ऑर्डिनरी पर्सन ही जा सकते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जा सकते, वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो बहुत ही पतली है और सांस लेने के लिए जो हवा है बहुत ही पतली है. वेयर द टेम्परेचर, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा लो है. और वहाँ पे अगर तुम जाओगे तो क्या होगा, डैट यू वुड फ्रीज टू डेथ. तो तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ठंड से यानी जमकर तुम्हारी डेथ हो जाएगी.
बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। अब यहाँ टिल्लू जो है उसके मन में क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि लेकिन डैडी आप क्यों वहाँ, आप कैसे मैनेज करते हो वहाँ पे, मतलब आप कैसे सर्वाइव करते हो। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट, क्योंकि मुझे क्या, मैं वहाँ पे किससे जाता हूँ, वेल मुझे बहुत सारी मतलब स्पेशल सूट मिला हुआ है विद अ रिजर्वियर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि जिसमें ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन से वह सिलेंडर वगैरह दिया जाता है। मेरे पास एक अच्छा स्पेशल सूट होता है। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस। और मुझे जो गर्म कपड़े और बूट वगैरह दिए जाते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए हुए होते हैं, स्पेशली डिज़ाइन के बने हुए होते हैं, जिससे मैं क्या करूँ, इनको पहनने के बाद मुझे ईजी फॉर मी टू वॉक, मुझे चलने में आसानी रहती है ऑन द सरफेस, किस पर, वहाँ के ऊपर सरफेस पे चलने में आसानी रहती है। व्हाट्स मोर आई हैव बीन ट्रेन, और इसके अलावा क्या है कि आई हैव टू ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस। हमें क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे सरफेस पर काम करने के लिए और वहाँ पे रहने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर forefathers lived on the surface quite naturally। वहाँ पे एक समय था जब हमारे जो पूर्वज थे, forefather मीन्स पूर्वज, वहाँ पे रहा करते थे उस सरफेस पे क्वाइट नेचुरली, मतलब आसानी से रह लिया करते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। ये कब की बात है, वे जब रहते थे फॉर मिलियंस साल पहले। बट टाइम चेंज, लेकिन टाइम चेंज हुआ। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेंसेस टर्न हॉस्टल। अब क्या हुआ कि लेकिन जो समय जो नेचर था वो एकदम से उसने बदलाव लिया और क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा कठिनाईपूर्ण रहा। इट चेंज ओनली स्लाइटली बट द चेंज वॉज सफिशेंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट। अब ये जो चेंज हुआ था ये केवल सफिशेंट नहीं था अब ऊपर, इससे क्या हुआ, नेचर का भी, जो प्लैनेट का जो नेचर था उसका भी बैलेंस बिगड़ गया। फर्स्ट द बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट। अब पहले तो बर्ड्स ख़त्म हुई, द एनिमल फॉलोड, उसके बाद एनिमल्स ख़त्म हुए। द फिश कुडंट बियर इट एनीमोर आइदर। और उसके बाद फिश और बाकी फिश सब के सब खत्म होते चले गए। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आर सुपीरियर टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने मैनेज कर लिया और सर्वाइव किया केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी। बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। लेकिन इसी वजह से हमें फोर्स किया गया रहने के लिए अंडरग्राउंड, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन में रहने के लिए, मतलब हमें अंडरग्राउंड रहने के लिए हमें क्या किया गया, फोर्स किया गया। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें अंडरग्राउंड ही रहना पड़ेगा इस आर्टिफिशियल कंडीशन में। तो देखिए ह्यूमन बीइंग ही जिंदा बचे थे, बाकी एनिमल्स बर्ड्स सब खत्म हो चुके थे, ठीक है। और ह्यूमंस कैसे बचे इसमें यहाँ पे कि वो अंडरग्राउंड रहते थे। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, किसके, सोलर एनर्जी की वजह से वी कैन जनरेट सफिशेंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। जो सोलर एनर्जी की वजह से ही हम क्या हो सकते हैं, जनरेट हो पाते हैं और हमें सफिशेंट पावर मिलती है जो कि हमें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। लेकिन जो मशीन्स होती हैं वो केवल उनके लिए जो कि पॉसिबल बनाती हैं अच्छा काम करने की कंडीशन में, हमेशा अच्छे वर्किंग की कंडीशन में हमें बनाती हैं। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, कुछ और भी है हमारे सरफेस पे। पहले बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू कीप वॉच ऑन दैम एंड टू सर्वाइव दैम। पहला तो सरफेस, आई बिलोंग, मैं बिलोंग करता हूँ उस टीम से जो कि हमारे को क्या बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है और हमेशा निगरानी रखती है जिससे हम सर्वाइव कर सकें।
डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ डैडी? ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर, जरूर यदि तुम चाहो तो, उसके फादर ने कहा। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा और तुम्हें जो पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें वह करना होगा। हिज मदर हैड एज यूजल द लास्ट वर्ड, उसकी मदर ने ये लास्ट वर्ड कहते हुए हमेशा की तरह लास्ट वर्ड कहे। ये बात जो कही वो उसकी मदर ने कही। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये चैप्टर इतना समझ में आ गया है। बाकी हम लोग सेकेंड पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।